वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या बेच। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गाउस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम की व्याख्या समझेंगे। गाउस का नियम हम लोग जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये हमको पता है गाउस प्रमेय। और कूलाम का नियम हम ये भी जानते हैं, कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रहे थे। आवेश की व्याख्या पढ़े और आवेश के बाद आवेश के कई सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश क्वांटाइजेशन का सिद्धांत, क्वांटीकरण सिद्धांत, है ना, आवेश को उत्पन्न करने की विधि, उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, सारी विधियां हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद डे अगस्टिन कूलाम ने यह व्याख्या की कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात की व्याख्या कूलाम ने की थी, डे अगस्टिन कूलाम ने की थी। तो इसी नियम का सत्यापन हम लोग कूलाम के नियम का ही सत्यापन गाउस प्रमेय के आधार पर करेंगे। मतलब गाउस प्रमेय से ये सिद्ध करेंगे कूलाम के नियम क्या सूत्र। ठीक है, तो ये देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू वो बिंदु है और यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये सर ई है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, इसको हम वृत्त मान करके, केंद्र मान करके ओ को एक वृत्त की रचना कर लेते हैं और ये हमारे गॉसियन पृष्ठ की रचना हो जाती है। क्या बन जाता है? गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, पृष्ठ। ठीक है, और यहां पर ये जो क्षेत्रफल हमने मान रखा है इसको हम क्षेत्रफल ले लेते हैं वेक्टर डीएस। ठीक है, तो इसकी संरचना की व्याख्या करेंगे। फिगर सही थोड़ा सा यहां से ना, यहां से ये थोड़ा बेकार हो गया है, एक बार में बन जाता है तो फिर ठीक हो जाता है, लेकिन दो बार की दिक्कत हो जाती है ना। अब ठीक है, तो कहेंगे माना ओ बिंदु पर एक आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले तीव्रता ही ज्ञात करेंगे, ठीक है, उसके बाद कूलाम के नियम की व्याख्या करनी है। बिंदु O को केंद्र मानकर बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ खींच लेते हैं तथा बिंदु P पर अवयव क्षेत्रफल कितना है देखिए तो वेक्टर डीएस, अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीएस है, अवयव क्षेत्रफल डीएस है तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई
वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में संरेख है, संरेख है या समांतर है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में क्या है, संरेख है। तो कहेंगे अतः ds वेक्टर ds अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जरा देखिए तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई इंटू डी एस। और हम जानते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा है पिछले वीडियो में, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जानते हैं। इसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। और जब ई और डी एस एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो डी फाई ई बराबर कह लेंगे ई इंटू एस। तो क्योंकि कॉस 0 यहां पे लिख लीजिए कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 है ना। तो कह सकते हैं डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। आगे देखेंगे, थ्योरी हो गई, थ्योरी लिख लिया आप लोगों ने, इसको फिर थ्योरी लिख लिया ना, चलिए ठीक है। आगे लिखते हैं, कहेंगे इतना हो गया, कहेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। अब देखिए डी फाई का समाकलन कितना हो जाएगा? डी फाई का समाकलन होता है फाई ई, है ना, बार बार लिखेंगे नहीं हम, आप लोग याद रखिए इसको, ठीक है। और ई को हम बाहर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? डी एस। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे सिंस डी एस बराबर कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अभी पीछे पढ़ा है हमने, तो कह सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 कह लेंगे, ठीक है। अब कहेंगे गाउस प्रमेय से क्या होते हैं गाउस प्रमेय, जरा बताइए तो। फाई ई बराबर होता है, हम जानते हैं क्यू बटे में कितना? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कहते हैं समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। फाई ई फाई, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, कहेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारा मान इधर भेज देंगे, इधर गुणे है, इधर भागे हो जाएगा। ई बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना? आर स्क्वायर। पास में आ रही है, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। समीकरण नंबर
4। ठीक है, समीकरण नंबर 4 कहेंगे कि यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित हो, कहेंगे यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित हो तो क्यू नॉट स्थित हो तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्यू नॉट स्थित हो तो क्या हो जाएगा, कहेंगे तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, कितना हो जाएगा जरा देखिए तो, यही है ना, कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वैद्युत बल के अनुसार, वहां पे पढ़े थे कितना, वैद्युत क्षेत्र बराबर कितना होता है, बल बट्टे में धन परीक्षण आवेश, पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान क्यू नॉट, यहां से लिख सकते हैं वेक्टर F अपान कितना, F बराबर कितना, इसको इधर भेज देंगे Q इंटू वेक्टर E, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा ना, देखिए इतना बल हो जाएगा, तो कहेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 5 में जब मान रखें वेक्टर F बराबर क्यू नॉट ई है, अब वेक्टर E का यहाँ पे E का सॉरी वेक्टर नहीं लगाएंगे, वेक्टर राशि लगाने की जरूरत है, ठीक है, यहाँ पे E का जो मान है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर है, मान पुट अप कर देंगे, कहेंगे F बराबर क्यू नॉट 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, और आप देखते होंगे कि यही हमारा कूलॉम का नियम कहलाता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, पहला आवेश हमारा ये हो गया, दूसरा आवेश हमारा ये हो गया, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, मात्रक हो गया ये, दिस इंप्लाई दैट F is directly proportional Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा होता है कूलॉम का नियम, है ना, और इसी से हम लोग इसको प्रूव, अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर कैप, ठीक है, ये यहां पे प्राप्त होता है, ये यहां पे मान लिया जाता है, क्यू को सही से लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से गाउस नियम के आधार पर कूलॉम के नियम का सत्यापन होता है, ठीक है, इस तरीके से गाउस के नियम के आधार पर कूलॉम के नियम का सत्यापन होता है, बड़ा ही अच्छा डेरिवेशन होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट ही होता है, और ये क्वेश्चन लगभग 3 से 3 नंबर में आ जाते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ज्यादा व्याख्या करनी नहीं है आपको, इजी वे में आप इसको हल कर पाओगे, ठीक है, तो दिक्कतें हैं इसमें, बोलिए, इसी शब्दों के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है, इसी शब्दों के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, वैद्युत फ्लक्स, है ना, वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे समाप्त होता है, तो इसी संबंध में हम लोग एक सवाल देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके लिए, है ना, उपयोगी होगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल
एग्जाम्पल देख लेंगे। कहेंगे एक समरूप वैद्युत क्षेत्र 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम तथा अवयव क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर इतना से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए यदि क्षेत्रफल सदिश x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता, ठीक है। कितना से कोण बनाता है? 60 अंश से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सवाल में लिखेंगे दिया है। सवाल लगाने का सबसे पहला तरीका होता है दिया है। ये आप सीखेंगे कि दिया क्या है। जब हम ये जान जाए कि सवाल में क्या रहा है, सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में दिया क्या गया है और हमें उससे मतलब देना क्या है, मतलब क्या उससे ज्ञात करना है, ये हमको प्राप्त हो जाए, आधा सवाल वहीं पे लग जाता है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और दूसरा दिया गया है एरिया, वेक्टर ए बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात और दिया क्या गया है, और दिया गया है थीटा। 1/1 सही तरीके से सारे मान लिखना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना? 10⁻² मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? देखिए अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻² का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा? मीटर। तो क्या देंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बराबर, देखिए ये हो जाएगा 10⁻² × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ए बराबर हमारा मिल जाएगा 10⁻² मीटर। ये तो हो गया। और दिया गया है कोण, x अक्ष से कितना कोण बना रहा है? ठीक है। हम जब फ्लक्स पढ़ रहे थे, पहले फ्लक्स को देखते, जब हम लोग फ्लक्स पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था फ्लक्स में, जरा बताइए। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, किसकी दिशा होगी? किसकी दिशा? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्रफल से जितने अंश का कोण बनाएगा, अगर क्षेत्रफल सदिश ये है n कैप, अगर ये जितना कोण बनाएगा वही कोण हमारा क्या कहलाएगा? वही कोण क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। और यहां पर ये थीटा का मान जो दे रखा है वो दे रखा है क्या? x अक्ष। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो देखिए x अक्ष दे रखा है, मान लीजिए कि ये हमारा x अक्ष है, ये x अक्ष है, और वैद्युत क्षेत्र जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है कितना? आई कैप। कितना दे रखा है? आई कैप। मतलब x हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से लंबकोणीय सदिश को, तो x अक्ष को मतलब हम क्या कहते हैं? आई कैप है। तो दिया क्या गया है? x अक्ष, और यही हमारा क्या है? आई कैप। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो x अक्ष के अनुदिश है। आई कैप कहने का मतलब x अक्ष के अनुदिश है। अगर यहीं पे y कैप कहता तो x अक्ष के लंबवत होता। समझ आइए? अब इसको भी देखेंगे, उसको भी बताएंगे किस तरीके से होता है।
यक्स अक्ष के अनुदेश मतलब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इसकी एलॉन्ग है, यक्स अक्ष के एलॉन्ग। और यक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा का मान कितना है, 60 है इसका। ठीक है, तो यहां पे थीटा का मान कितना हो गया, 60 है। समझ आ रही है? अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कहेंगे हम जानते हैं। ये देखिए, ये सारे मान हम लोग जानना चाहिए, आपको जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। कन्वर्जन जानना जरूरी है। जो भी मात्रक दी गई है, जो भी राशियां दी गई हो, उनको हम लोग एक मात्रक में लेके आएंगे, तभी जाके सवाल लगेंगे, उसके पहले नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब कहेंगे हम जानते हैं, इसके बाद कहेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए कॉस थीटा। ई का मान कितना दिया गया, देखिए तो 3 × 10 के पावर 3। अब देखिए आई नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आई सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, यक्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई ले लिए। गुणे ए का मान कितना, 10 के पावर -2 गुणे कॉस थीटा का मान कितना है, 60 हर्ट्ज, कॉस 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्या देंगे, फाई ई बराबर, देखिए 3 गुणे बेस बराबर है, घाती जुड़ जाएगी, 3 में से 2 घटाएंगे कितना है, 10, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 60 का मान बताइए तो जरा। cos 60 का मान होता है, 60 का मान होता है 1/2, है ना। ये बातें याद रखिए। अगर आपको फिजिक्स समझना है तो ट्रिग्नोमेट्री, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उससे समझना बहुत जरूरी, समझिए मैथमेटिकल फिजिक्स से समझना बहुत जरूरी है। 60 हर्ट्ज ट्रिग्नोमेट्री जानना जरूरी है ना, मैकेनिज्म जानना जरूरी है, कैलकुलेशन जानना जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीजें, अगर मैथमेटिक्स के पोर्शन आप कमजोर हो तो फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अगर आपको मैथमेटिक्स जानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मेरा मैथमेटिकल फिजिक्स का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हो, और वो आपको फिजिक्स सीखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। cos 60 का मान 1/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5, फाई ई बराबर आने वाला है 15। अच्छा, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक मीटर, तो लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका मात्रक हो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सवाल को बदलते हैं, एक टॉपिक बदलेंगे, एक लाइन बदलेंगे, चीजें बदल जाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है कितना आई, और इसको हम लोग पढ़ ले कितना जे। अगर आपने गलती से जे लिख दिया तो क्या आंसर यही आएगा, क्या आंसर यही आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी तुरंत, है ना, और सारी चीजें सेम रहने वाली है, थीटा का मान बदल जाएगा। अब देखिए, जब जे कैप की बात की जा रही है, जे की बात की जा रही है, और यहाँ पर कोण जो है, ये जो कोण दिया गया है, ये कहां से दिया गया है, यक्स अक्ष से। तो यक्स अक्ष से जब, सॉरी इसको जे न, हाँ चलिए उसी कह लेते हैं, कोई देखिए। तो अब जो होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई पृष्ठ है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो यक्स अक्ष, तो ये हो गया हमारा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की तरफ, देखिए इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, वाई अक्ष के अलावा होगी, है ना, वाई अक्ष के अलावा होगी। जब वाई अक्ष के अनुदिश होगी तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, देखिए यहां पर ये एक्स अक्ष है, मान लेते हैं कि इसको यहां पे लिखेंगे, और यहां पे इसका क्षेत्रफल सदिश जो हो, इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, कितना 60, और हमको कैसे चाहिए, ये जो क्षेत्रफल सदिश हो, ये एन कैप जो हो, और वैद्युत बल रेखा, इसके बीच बना कोण हमको चाहिए, न कि एक्स अक्ष से चाहिए। कहां से चाहिए, वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश के बीच, और ये जो कोण हमको दिया गया है, ये दिया गया है एक्स अक्ष से।
तो हम क्या करेंगे, ये दोनों रेखाएं हम जानते हैं y और x अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो 90 बराबर कह देंगे कितना, ठीक देखो क्या कहेंगे, 90 बराबर थीटा प्लस 60, थीटा बराबर कितना आएगा 90 माइनस 60 बराबर कितना आएगा 30। तो अब यहां पर जो है देखिए एक चीज हमने बदला, किसको बदला, सिर्फ जे को बदला, यहां पे आई था हमने क्या कर दिया, जे कर दिया, पूरा मान बदल गया। तो यहां पर इसके द्वारा निरूपित कोण जो होगा वो 30 अंश का होगा, न कि 60 अंश का होगा, ठीक है। तो यहां पर हम मान रख देंगे कितना, 30 अंश। तो ये जो 30 अंश का मान होता है वो होता है कितना, √3/2। तो यहां पर लिख लेंगे √3/2। तो ये जो मान आएगा आपका, ये मान आएगा सॉरी फाई ई बराबर 15√3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लास में आ रही है। तो डायरेक्शन का मुख्य ध्यान रखना बहुत जरूरी है, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और मान दिए कैसे गए, ठीक है। तो 1 बाय 1 अगर आप चीजों को समझते हो, लाइन बाय लाइन समझते हो, आप टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़े हो, तो मैं मानता हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे विभव को लेकर के, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष, ओके।